अभी हमने कुछ ऐसे सर्किट्स देखे जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हुआ करता था, जिसमें कि या तो सिर्फ इंडक्टर है या सिर्फ कैपेसिटर है या सिर्फ रेजिस्टर है। अब हम लोग मिक्स्ड एलिमेंट वाले सर्किट देखेंगे, ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे जिसमें कि तीनों एलिमेंट है, यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें कि एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है और रेजिस्टर है। ठीक, चूंकि तीनों सीरीज में है तो तीनों में जो करंट फ्लो करेगा, हालांकि करंट इसमें कभी दिखाते नहीं है लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, है ना, करंट दिखा रहा हूँ हमें ये ध्यान दिलाने के लिए कि जो तीनों एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट से सेम करंट जाएगा क्योंकि ये तीनों सीरीज में है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बैटरी का ईएमएफ दिया हुआ है, ईएमएफ जो है E0 sin ओमेगा टी दिया हुआ है। अब हमें पता करना होगा कि किसी टाइम टी पर इस सर्किट से करंट जो है आई कितना फ्लो करेगा। तो उसको पता करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है, एक स्टैंडर्ड मेथड हम लोग अभी जो है उसको समझेंगे। सबसे पहला काम हम लोग उस मेथड में ये करते हैं कि पहले एक फेजर डायग्राम बनाते हैं, है ना। पहला स्टेप होता है उसमें स्टेप टू सोल्व द सीरीज LCR सर्किट्स, सीरीज LCR सर्किट्स। अब LCR कहा है, लेकिन हो सकता है कि LC सर्किट हो सकता है RC सर्किट हो सकता है LR सर्किट हो, है ना, कोई भी सर्किट होगा। हम लोग इसी स्टैंडर्ड मेथड से उसको सोल्व करेंगे। तो उसमें पहला स्टेप ये होगा कि पहले हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ फेजर डायग्राम। तो देखें यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर, और इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर दिखाएंगे रेजिस्टर और ऊपर दिखाएंगे इंडक्टर का रिएक्टेंस यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, नीचे दिखाएंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये है XC। ठीक, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि XL और XC आप देखेंगे कि ये पैरेलल होते हैं, है ना। ऐसा डायग्राम हमने क्यों दिखाया है ये आप देख सकते हैं। हमने जो अभी सर्किट पढ़ा था इंडिविजुअल सर्किट, उसमें दिखाया गया था कि जैसे रेजिस्टर है तो रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टर को एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाया है। ठीक, फिर दिखाया गया है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो लैग करता है, ठीक, करंट लीड करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर में चूंकि वोल्टेज लैग करता है इसलिए कैपेसिटर को हमने, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है उसको नीचे दिखाया है, और उसी तरह से जो इंडक्टिव सर्किट था उसमें जो वोल्टेज है वो लीड करता था, करंट से लीड करता था। तो हम लोग यहाँ भी VL के जगह पर यहाँ पर XL जो है, XL को दिखाएंगे ऊपर, और फिर चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं, अब देखेंगे XL और XC, तो इनको हम लोग मानते हैं एक वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं। तो XL और XC का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आ सकता है, XL माइनस XC, है ना, इधर आएगा। इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंस X, और ये रेजिस्टेंस हो गया R। ठीक, तो हमारा जो दूसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि सर्किट का रिएक्टेंस पता करेंगे, है ना। दूसरा स्टेप होता है
find reactance of the circuit. सर्किट का जो रिएक्टेंस है वो आ जाएगा x इज इक्वल टू XL माइनस XC, यानी ओमेगा L माइनस 1/ωc। ठीक है, तो ये रिएक्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो रिएक्टेंस है और जो रेजिस्टेंस है ये दोनों एक तरह से एम्पलीट्यूड वेक्टर होते हैं, तो वेक्टर माना जाता है, तो इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट जो है वो कहीं इधर आएगा, जिसको कि इम्पीडेंस कहा जाता है ना। रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस। Z इज इक्वल टू x² प्लस R² का रूट। ठीक है, और ये जो इम्पीडेंस है ये R से सपोज फाई एंगल बनाता है। ठीक, तो ये फाई ही निकालने की हमें ज़रूरत होती है। तो थर्ड स्टेप में हम लोग फाइंड करते हैं, फाइंड इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। और इम्पीडेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से निकालते हैं इस तरह से, x² प्लस R² का रूट। x की जो वैल्यू अभी हमने निकाल ली है वो आया है ओमेगा L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर प्लस R² का रूट। ठीक, इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। देन फाइंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से। हमें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ पहले से पता होता है ना। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का इक्वेशन देखें, हमने जो शुरू में सेलेक्ट किया था, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है ईएमएफ का E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। इसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू E0 बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ये इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन होता है ना, वेयर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x/r। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, इतना है, और ये है r। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो z है वो r और x का रिजल्टेंट है, कुछ इस तरह से। सपोज ये हो गया r, ये हो गया x और ये हो गया z, और ये वाला एंगल है फेज डिफरेंस फाई। ठीक, तो इसमें हम लोग tan फाई की जब वैल्यू निकालते हैं तो tan फाई की जो वैल्यू आती है वो आती है x/r। तो फाई का वैल्यू इतना आ जाएगा tan इनवर्स x/r। ये ध्यान रखना है कि फाई क्या है यहाँ पर, वेयर फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन current and voltage। current and voltage,
ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पर चूंकि वोल्टेज के हिसाब से फेजर डायग्राम बनाना है, अगर फाई पॉजिटिव आया है इसका मतलब कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है। मैं एक बार फिर से इक्वेशन लिखता हूँ कि हमने यहाँ पर जो ईएमएफ का इक्वेशन ले रखा है, ये ले रखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट का इक्वेशन आया यह आया ई नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई। जेड का वैल्यू हमने कहा कि ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और x की वैल्यू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि फाई क्या है। फाई जो फेज डिफरेंस है ईएमएफ और करंट के बीच में, तो फाई अगर पॉजिटिव आता है, फाई का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब कि वोल्टेज लीड कर रहा है, ये ध्यान रखना है हमें। इफ फाई इज पॉजिटिव देन voltage leads the current by phase difference phi, है ना। मतलब फाई पॉजिटिव होने का मतलब वोल्टेज का लीड बताता है। ऐसे समझेंगे, यहाँ पर आर है और यहाँ पर जेड आया ऐसे, ठीक है। तो ऐसे जेड का मतलब हम लोग एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो ये जो फाई है, इसको फाई को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव, ठीक। उसी तरह से अगर फाई निगेटिव में आ गया, है ना, इफ फाई इज निगेटिव देन voltage lags behind current, है ना। इसको लिखेंगे voltage lags behind current by phase difference phi। इस केस में जो फिगर है वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ये आर हो गया और जेड आ जाएगा नीचे, है ना। तो इसमें हम लोग जो फेज फाई है उसको कैसे मेजर कर रहे होंगे, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये फाई जो है निगेटिव कहलाता है, ठीक। तो ध्यान रखना है कि जब जेड ऊपर की तरफ आएगा तो वोल्टेज लीड कर रहा होगा, और जेड नीचे की तरफ आएगा तो वोल्टेज लैग कर रहा होगा, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया फेज के बारे में और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में। इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, और साथ में ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है करंट का। ये इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब आते हैं वोल्टेज पर, तो कि वोल्टेज जो है कैसे यहाँ पर वेरी करेगा। तो ये जो हमने सर्किट बनाया है, इस सर्किट में मान लेते हैं कि जो इंडक्टर है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है VL, है ना। जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL है, कैपेसिटर के अक्रॉस VC मान लेते हैं, और रेजिस्टर के अक्रॉस VR मान लेते हैं, ठीक। तो जिस तरह से हमने फेजर डायग्राम बनाया है,
इस रिएक्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ हमने फेजर डायग्राम बनाया था। ऐसा ही फेजर डायग्राम हम लोग वहाँ भी बनाएंगे। ऊपर एक्सेल है, इधर आर है, इधर एक्ससी है, ठीक। तो अगर इसमें आरएमएस करंट से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ आरएमएस करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी आरएमएस करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी आरएमएस करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर है ना, ये एलसीआर सर्किट है। यहाँ पर जो फेजर डायग्राम है लिखेंगे आई आर एम एस इंटू एक्स एल, ये लिखेंगे आई आर एम एस इंटू एक्स आर। एक्स आर के जगह पर हम लोग डायरेक्ट आर लिख सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, और यहाँ पर लिखेंगे आई आर एम एस इंटू एक्स सी, ठीक। अब ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं वी एल, है ना। वी एल जो है एक्चुअली में आर एम एस वैल्यू है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का। इसको हम लोग लिख सकते हैं वी आर, और इसको लिख सकते हैं वी सी, ठीक। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि वी एल क्या है। वी एल की वैल्यू लिखेंगे, वी एल है, वी एल की वैल्यू हो गई आई आर एम एस इंटू एक्स एल, यानी कि आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक। उसी तरह से हमें निकालना होगा वी आर। तो कहेंगे कि ये हो जाएगा आई आर एम एस इंटू रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक। उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं VC। VC को मैं यहाँ लिख देता हूँ, VC हो गया आई आर एम एस इंटू एक्स सी। इसको कहेंगे आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक। तो ये आरएमएस वैल्यू के लिए फेजर डायग्राम है। अब देखेंगे कि VL और VC दोनों पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है उसको हम लोग दिखा सकते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ दिखाएंगे, ये हो जाएगा VL माइनस VC, यहाँ पर है VR, ठीक। और इन सब का जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये जो रिजल्टेंट है इसको हम लोग कहेंगे V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर और इसका रूट। अब कहेंगे कि यहाँ पर जो V है वो क्या बता रहा है। ये V बताएगा RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स और RMS वैल्यू ऑफ EMF ऑफ AC सोर्स सोर्स। तो एक तरह से कहा जाए कि जो V है, ये V एक्चुअली में ERMS के इक्वल हो गया है ना। ERMS को हम लोग लिखते हैं E0 बाई √2, ऐसे भी कह सकते हैं। और ये हो जाएगा यहाँ से
वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने फेजर डायग्राम बनाया है वोल्टेज का, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के लिए नहीं है, ये सिर्फ आरएमएस वैल्यूज़ के लिए ही है। ठीक है, तो कभी भी अगर इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन निकालना हो तो डायरेक्ट नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर याद रखना है कि इनका जैसे हम लोग डीसी में जोड़ते थे कि वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर इज इक्वल टू ई, नहीं, ये गलत है ना। इस तरह से नहीं अप्लाई करेंगे। जब भी इनका पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन निकालना होगा तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको या इसको। ठीक है, अभी जो हमने एलसी या सर्किट पढ़ा है, इस सर्किट में एक ऐसा कंडीशन आता है जब ईएमएफ और करंट सेम फेज में हो जाते हैं, यानी इनका फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस का कंडीशन। जब फाई 0 हो जाएगा तो कहते हैं कि उस सर्किट को कहते हैं रेजोनेंट एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो फाई 0 होने का मतलब है, जैसा कि हम लोग जानते हैं tan फाई की वैल्यू हम लोग निकालते हैं x बाई आर से। तो अगर फाई 0 होगा तो tan फाई भी 0 होगा, यानी x बाई आर भी 0 हो जाएगा। तो x को हम लोग लिखते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, ये 0 हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्स एल माइनस एक्स सी इज इक्वल टू 0। एक्स एल होता है ओमेगा एल और एक्स सी होता है 1 बाई ओमेगा सी, और ये हो गया अगर 0, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 1 बाई एल सी, यानी जो फ्रिक्वेंसी होगी, इस फ्रिक्वेंसी को हम लोग स्पेशल सिंबल दे देते हैं, इसको कहते हैं ओमेगा नॉट, है ना, क्योंकि इसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का एक पर्टिकुलर वैल्यू जब करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्वेंसी आई इसको कहा जाता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, आप देखेंगे कि जो जेड है, जो इम्पीडेंस है, इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं कि फेज डिफरेंस 0 होने से क्या हुआ कि x को भी 0 होना पड़ेगा। r तो 0 नहीं होगा लेकिन x 0 होगा, और x 0 होने से क्या होगा कि इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा, है ना। सो इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम, और ये मिनिमम वैल्यू जो होगा जेड का, यानी कि इम्पीडेंस का, वो आर के इक्वल हो जाएगा, है ना। देखेंगे यहाँ से कि एक्स जो है 0 रखेंगे तो जेड का वैल्यू हो जाएगा आर। तो यहाँ पर एक ग्राफ भी दिखाया गया है कि जो इम्पीडेंस है जेड, वो ओमेगा यानी कि सोर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ में कैसे वेरी करता है। तो जेड की वैल्यू जो है ये मिनिमम होती है आर के इक्वल जब ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वहाँ पर आ जाती है, यानी जो सर्किट है वो रेजोनेंस में आ जाता है तो जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। अब देखेंगे कि जो करंट है, करंट को हम लोग लिखते हैं ई नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो जेड जो है जब ये मिनिमम होगा तो ये जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी करंट का जो पीक वैल्यू है जिसको हम लोग कहते हैं आई नॉट ई नॉट बाई जेड। तो जो जेड मिनिमम होगा तो पीक वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो ये कह सकते हैं कि करंट
becomes maximum in resonant condition. तो करंट का वेरिएशन देखेंगे, यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ये करंट है और ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा तो करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि रेजोनेंस के कंडीशन में करंट मैक्सिमम हो जाता है, पीक वैल्यू भी मैक्सिमम होगा और इंस्टेंटेनियस करंट भी मैक्सिमम होगा क्योंकि पीक वैल्यू बड़ा हो चुका है। ठीक, रेजोनेंस के कंडीशन में ही हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को एक और नाम दिया जाता है, इसको क्यू वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली में जो रेजोनेंस कर्व है यानी आई वर्सेस ओमेगा कर्व है, उसके शार्पनेस को ये रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व से यहाँ पर मतलब है कि आई वर्सेस ओमेगा कर्व। ठीक, और जो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो जो क्वालिटी फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर ये होता है वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, है ना। चूंकि रेजोनेंस में सर्किट होता है तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है। तो दोनों में से किसी एक के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर जो हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आई इंटू एक्स एल और आई एक्स सी, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई अप्लाइड वोल्टेज जो है वो हो जाएगा आई इंटू आर के इक्वल। आई आर इसलिए क्योंकि एक्स सी और एक्स एल जो दोनों हैं, दोनों को मिलाकर के पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा रेजोनेंस के कंडीशन में, है ना। अब देखेंगे कि जब हमने वोल्टेज की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर हमने वोल्टेज निकाला था, तो ये इक्वेशन था। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है कि एक्स सी और एक्स एल इक्वल हो जाते हैं, तो वी एल और वी सी भी इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में ये हो जाएगा 0, यानी V इज इक्वल टू हो जाएगा वी आर, यानी V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो रेजोनेंस के कंडीशन में जो टोटल अप्लाइड वोल्टेज है वो आई आर हो जाता है, जबकि इंडक्टर के क्रॉस आई एक्स एल होता है, कैपेसिटर के क्रॉस आई एक्स सी होता है। इन दोनों का मिलाकर के कंबाइंड 0 होता है। तो हमें कंबाइंड नहीं लेना है, किसी एक का लेना होता है। जैसे मैं लिख देता हूँ आई एक्स एल और नीचे रख देंगे आई आर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो इसको एक्स एल बाई आर लिख सकते हैं हम लोग। एक्स एल जो होता है ये होता है ओमेगा नॉट इंटू एल। ओमेगा नॉट मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग रेजोनेंट की कंडीशन में बात कर रहे हैं। ओमेगा नॉट की वैल्यू होती है √1/√LC इंटू एल बाई आर। तो देखेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा 1/R √L/C। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर का ये एक फॉर्मूला हो गया, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ ग्राफ दिखाया है, ये है करंट और ये है फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट के कंडीशन में पीक वैल्यू पर चले जाता है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस R2 पर ड्रॉ किया गया है
और ये रेजिस्टेंस R1 पर ग्राफ प्लॉट किया गया है। दोनों के लिए ओमेगा नॉट एक ही है। ओमेगा नॉट एक ही होने का मतलब है कि L और C ये दोनों फिक्स्ड हैं, है ना। ये जो ओमेगा नॉट है ये होता है 1/√LC। तो L और C फिक्स्ड है, हम लोग सिर्फ R चेंज करेंगे। तो R जो है ये R2 है, ये R1 है। तो R2 जब बड़ा होगा R1 से, R2 बड़ा होगा तो क्वालिटी फैक्टर छोटा होगा, है ना। क्वालिटी फैक्टर छोटा होने का मतलब कि शार्पनेस कम होगी। देखेंगे ये कम शार्प दिख रहा है, ये थोड़ा फ्लैट दिख रहा है, ठीक। और जब रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर बड़ा होगा। तो ये R1 छोटा है इसलिए क्वालिटी फैक्टर बड़ा है। बड़ा होने का मतलब ये जो शार्प पीक बनेगा यहाँ पर, है ना, ये शार्प पीक बन रहा है यहाँ से आप देखें तो इस तरह से रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा क्वालिटी फैक्टर। रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो क्वालिटी फैक्टर कम होगा, रेजिस्टेंस छोटा होगा तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। क्वालिटी फैक्टर को एक और तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, ये होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई जो है इसको बैंड विड्थ कहा जाता है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है ना। ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा 2 और ओमेगा 1 जो है इनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1 आर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं इनको, आप देखेंगे कि यहाँ पर चूंकि जो भी पावर लॉस होता है वो होता है रेजिस्टर के क्रॉस I² R, है ना। वैसे भी यहाँ पर X 0 हो चुका है, रिएक्टेंस 0 हो जाता है। जब हम बात करते हैं इम्पीडेंस की तो रेजोनेंस के कंडीशन में हम लोग X तो 0 कर देते हैं, यानी सिर्फ Z जो है वो R के इक्वल रह जाता है। तो जो पावर होता है उसको हम लोग लिखते हैं I² इंटू R, ठीक, I² इंटू R। तो अब एक हमने ग्राफ प्लॉट किया, इसके लिए R फिक्स्ड है, ठीक। तो देखेंगे कि जब ये I मैक्सिमम हमने रखा है ना, I जब हमने मैक्सिमम रखा है तो पावर भी मैक्सिमम होगा, ठीक। अब उसके बाद जो करंट है हमने क्या करा, I मैक्सिमम बाय √2 कर दिया। तो I मैक्सिमम बाय √2 यहाँ पर रखेंगे तो पावर जो हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा पहले वाले से, है ना। तो पावर आधा हो गया तो उस आधे पावर करस्पॉन्डिंग दो फ्रीक्वेंसी जाएंगी यहाँ पर ग्राफ में, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, इसलिए इनको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है, ठीक। तो और ये जो डिफरेंस है, ये जो रेंज है, इसको बैंड विड्थ कहा जाता है। फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है ये होता है बैंड विड्थ। तो क्वालिटी फैक्टर का एक और डेफिनेशन हो गया ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ, मतलब डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ करस्पॉन्डिंग टू हाफ पावर। तो ये हो गया क्वालिटी फैक्टर के बारे में। क्वालिटी फैक्टर जो है वो जेईई सिलेबस में नहीं है ना, और इसलिए जितनी जानकारी हमने लेनी थी ये काफ़ी है।